मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर दानिश आजाद अंसारी जी से कि आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आप मेंबर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं, उस बीच मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं आप। ऐसे में सीए को लेकर, क्योंकि लगातार हम इस मुद्दे पे भी चर्चा कर रहे हैं, बहुत गर्म मुद्दा है, वो भी चुनावों से पहले, विपक्ष जो है वो हमलावर है। वो कह रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है और इसका तुष्टीकरण की राजनीति, ममता बनर्जी का इंकार कर देना, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इस सब के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्योंकि बीजेपी लगातार एक ही मैसेज कन्वे कर रही है कि ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि लेने का, लेकिन विपक्ष इसके विपरीत पोर्ट्रे कर रहा है सोसाइटी में। देखिए, यही तो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। आपने विपक्ष की बात की, और विपक्ष ने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक केवल एक ही एजेंडे पे काम किया है, और एजेंडा है किस तरीके से अल्पसंख्यक, खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को भ्रमित करके, उनको गुमराह करके, उन्हें डरा के, बहला के, फुसला के, उनको विकास से और उनके मूल मुद्दों से भटकाए रखना, ये विपक्ष का हमेशा एजेंडा रहा है। ये बड़े तकलीफ की बात है। आज़ादी को 75 साल हो गए और आज भी विपक्ष उसी एजेंडे पे काम कर रहा है कि किस तरीके से मुस्लिम समाज को मेन स्ट्रीम से डिरेल किया जाए। आज अगर सीए की बात होती है, विपक्ष मुस्लिम समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। हम मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम समाज तुरंत उसके बारे में भ्रम फैलाने की बात करता है। हम मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं, विपक्ष तुरंत मुस्लिम समाज को कंफ्यूज करने में जुट जाता है। हम अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, विपक्ष उसमें भी अड़ंगा लगाने की कोशिश करता है। तो आज ये बात मुसलमानों के मन में भी एक सवाल है कि हर सही चीज के लिए मुसलमानों को गुमराह करने का एजेंडा विपक्ष का क्यों है? ये विपक्ष ने हमेशा मैं अफसोस की बात है कि विपक्ष ने मुसलमानों को केवल वोट बैंक के चश्मे से देखा है, केवल उनका चुनावी इस्तेमाल किया है। उनका वोट लेके विपक्ष सत्ता में आते थे, उनको सत्ता की कुर्सी मिलती थी, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना करते थे, लेकिन कभी भी मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए कोई भी ठोस काम उन्होंने अगर किया हो, उनसे सवाल पूछिए तो उनके पास कोई जवाब नहीं। अगर बात सीए की जाए तो लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी पूरी जिम्मेदारी और पूरी जवाबदेही के साथ उन्होंने कहा कि सीए ये नागरिकता देने का कानून है और देश के किसी भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ, मजहब, समुदाय के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता इससे छीनी नहीं जा सकती। ऐसा कोई अमेंडमेंट ही नहीं है, ऐसा कोई इसमें क्लॉज ही नहीं है। आज सुबह खुद गृह मंत्री जी ने पूरे चीजों को स्पष्ट किया और एक दो बार नहीं, 41 बार गृह मंत्री जी ने 41 प्लेटफॉर्म्स पे इन चीजों को सुनिश्चित किया कि सीए केवल और केवल नागरिकता देने का कानून है, इससे किसी की नागरिकता नहीं ली जा सकती। और ये बात आज का मुसलमान जानता है, आज का मुसलमान इन बातों को समझता है। सीए लागू हुए इतने दिन हो गए, देश के किसी भी आम मुसलमान ने इसका कोई विरोध किया क्या? कोई विरोध नहीं किया। देश के किसी भी आम मुसलमानों ने इसके बारे में कोई आवाज उठाई क्या? नहीं उठाई। आज मुस्लिम समाज जानता है कि उसके विकास के लिए क्या जरूरी है। मुस्लिम समाज जानता है कि उसके विकास के मूल मुद्दे क्या हैं। मुस्लिम समाज के मूल मुद्दे उनकी तालीम है, मुस्लिम समाज के मूल मुद्दे उनका रोजगार है, मुस्लिम समाज का मूल मुद्दा उनका उद्योग है। और उनके रोजगार के लिए, उद्योग के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके अच्छी तालीम के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्कॉलरशिप के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र में, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी ईमानदारी और तत्परता से और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। तो आज ये विपक्ष को मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म से ये अवगत कराना चाहता हूं कि अब आपके किसी भी बहकावे में हमारे देश का मुसलमान नहीं आने वाला। मुसलमान ने ठान लिया है कि वो तरक्की और तालीम की बात करेगा, और जो भी उसको तरक्की और तालीम से जोड़ने के लिए काम करेगा, देश का मुसलमान उसके साथ खड़ा है। और मुझे लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ईमानदारी से मुसलमानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा है। इसीलिए आज मोदी की गारंटी पे देश के मुसलमानों को पूरी तरीके से भरोसा है। अच्छा, इस बीच आपने विपक्ष को तो एक मैसेज दे दिया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए ये भी बकाया बताया। इस बीच मुस्लिम समुदाय को, जो कि इन विपक्षी दलों की बातों में आ रहे हैं, क्योंकि जनता को बातों में लाना आसान होता है, मुश्किल भी होता है, लेकिन कई जगह पर आसान माना जाता है। इस बीच क्या वो मैसेज होगा जो मुस्लिम समुदाय को आप देना चाहेंगे सीए को लेकर?
देखिए, सीए के बारे में हम बार बार इसको मुस्लिम समाज से जोड़ के जो इसको नहीं जोड़ना चाहिए। ये एक सीए एक एक्ट है, एक लॉ है। जिस तरीके से देश के बाकी कानून है, उसी तरीके से सीए भी देश का एक कानून है। वो देश के विकास के लिए, देश की जरूरतों को समझते हुए ये कानून लाना पड़ा। देखिए, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, खासतौर पे मैं अपने हमारे जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के भाई हैं और तमाम जितने भी देश के हमारे नौजवान हैं और तमाम देश के लोग हैं, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, समाज की नई नई जरूरतें सामने आती हैं। आप देखिए, पहले हमारे पास किस तरीके के सेलफोन होते थे। आज जैसे जैसे समाज बदला, आज वो सेलफोन ने, कीपैड के मोबाइल ने स्मार्टफोन के रूप में तब्दीली ले ली। इसी तरीके से पहले किस तरीके से 100 वाट का बल्ब होता था, आज हम एलईडी बल्ब की बात करते हैं। ठीक उसी तरीके से समाज आगे बढ़ा तो देश में जो हमारे यहाँ बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए उनको नागरिकता देने का ये कानून है। वो कितनी तकलीफ में, वो कितने दुख और परेशानियों में, कितनी सारी परेशानियों को वहाँ वो झेल रहे हैं, उनकी उस परेशानियों को हम सबको समझना चाहिए। और ये नागरिकता जो सीए है, ये निश्चित तौर पे उस देशों के जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको एक नया जीवन देने का काम करेगा, उनको जीवन को एक नई दिशा देने का काम करेगा, उनको जीवन में आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो निश्चित तौर पे आज देश के तमाम लोगों ने इसका स्वागत किया, खासतौर पे मुस्लिम समाज ने इसका स्वागत किया है। मुस्लिम समाज के आम लोगों ने आगे बढ़ के इसका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसके बारे में जो बातें बताई, उस बातों से पूरी तरीके से हमारा मुस्लिम समाज मुतमईन है। उसको अपने प्रधानमंत्री पे एतबार है और ये एतबार ऐसे हासिल नहीं हुआ है। यह एतबार लगातार 10 सालों से ईमानदारी से जनता के बीच में रह के अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काम करके इस एतबार को हासिल किया। हमने मदरसों में अच्छी तालीम देके इस एतबार को हासिल किया है। हमने अपनी मुस्लिम बहनों को सशक्त करके उनको मुख्य धारा से जोड़ के इस एतबार को हासिल किया है। हमने जो हमारा पिछड़ा हमारा मुसलमान है, पासमानदा मुसलमान है, उसको समाज के मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के नियत के साथ काम करके इस एतबार को हासिल किया है। तो आज ये तमाम विपक्षी दल ये समझ ले कि अब आज का मुसलमान उनके इस बहकावे में नहीं आने वाला। आज का मुसलमान जागरूक मुसलमान है और ये देश की उन्नति, देश की तरक्की में अपनी सहभागिता निभाते हुए हमारे कौम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। और यही हमारी मोदी और योगी सरकार की मंशा है और इस मंशा पे हमारे मुस्लिम समाज को पूरी तरीके से एतबार है। चलिए ठीक है, इस बीच आगे बढ़ते हुए क्योंकि मिस्टर कपिल देव अग्रवाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, पहले तो आपका स्वागत है। आप इससे पहले भी हमारे साथ में हमारे कई मंच साझा कर चुके हैं, चाहे वो अलग अलग जिलों में हमने किए हैं। आपसे मेरा सवाल रहेगा, मैं मानती हूँ कि बीजेपी जो भी करती है वो एक आइसबर्ग का एग्जाम्पल दिया जाता है कि उसकी टिप छोटी होती है और उसकी इन डेप्थ जो लेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है। अभी जो टिप दिखाई दे रही है वो 2047 विकसित भारत, बढ़ता भारत, उभरता भारत, 400 पार का नारा, वो टिप है। इसके नीचे जो आइसबर्ग छुपा है पानी के, उसमें क्या कुछ ऐलान शामिल है जो कि बड़े स्तर पर किए जाएंगे आने वाले समय में? देखिए, सर्वप्रथम मैं भारत 24 का पूरी टीम का धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आकर के और जनता से रूबरू होने का अवसर दिया। जो विषय आपने रखा है, देखिए बातें बहुत सारी हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, मैं उससे भी अगर पीछे जाना चाहूँ तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो हमारे संस्थापक सदस्य रहे, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने जब जनसंघ का गठन किया तभी से लेके आज तक, चाहे जनसंघ के रूप में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के रूप में, हमने देश के लिए काम किया। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, इस संकल्प के साथ हम तब जीना शुरू किया जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ कहीं नहीं था। हमको किसी को अंदाजा नहीं था और उनको तो कभी नहीं रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। इस संकल्प को लेकर काम किया, तो उसी मनोवृत्ति के साथ हमने काम किया। हमने युवाओं को उसी ढंग से जोड़ा कि हमको देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, समाज के युवा वर्ग के लिए काम करना। दीनदयाल उपाध्याय जी उस समय कहा कि जब तक सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति के चेहरे तक नहीं, अंतिम व्यक्ति के घर तक नहीं पहुंचेगी, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी, उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा, तब तक सत्ता में रहने का कोई लाभ नहीं है। तो ये डेप्थ की आप बात कर रही हैं, वो डेप्थ हमारी ये है कि जितने भी ये संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, उनकी योजना के पीछे केवल भाव ये है कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब है, जो अभी एक तरीके से बिल्कुल
टूटी चारपाई पर है, टूटे मकान पर है, घर में पीने का पानी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, उन तक योजना का लाभ कैसे पहुंचे? और उसी संकल्प के हिसाब से देखा हो 2014 से जब बहुत सारी योजना है उसकी को आज सबको याद है, पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। चाहे घर घर लोगों को मकान देने का काम हुआ हो, चाहे बिजली के कनेक्शन दिए गए हों, चाहे शौचालय दिए गए हों, चाहे गैस के कनेक्शन दिए गए हों, चाहे उनको बैंकों में खाते खोले गए हों। यानी वे ये अप्रोच थी कि पूर्व की सरकारों ने जिनके बारे में कभी सोचा नहीं और आते के साथ तो कहा भी और कहा तो किया भी, उसका क्रियान्वयन धरती पर उतरने का काम हुआ। तो मुझको लगता है जो विषय आपका है कि डेप्थ कहाँ है हमारी, तो डेप्थ हमारी वो गरीब वर्ग है जिसके चेहरे पर मुस्कान आई है। और प्रधानमंत्री अभी कहा है कि अभी काम बहुत बाकी हमारे पास है, यानी 2024 जिसके संकल्प के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं, अभी बहुत सारे काम ऐसे बाकी हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन में है और उनको आने के बाद उनको पूरा करने का हम काम करेंगे। चलिए ठीक है। उस बीच हमारे साथ में क्योंकि मिस्टर हीरालाल ठाकुर जी भी मौजूद हैं, आप पिछड़ा वर्ग आयोग से मंत्री रहे, और उस बीच आपसे मेरा सवाल रहेगा सर कि मिस्टर हीरालाल जी आपसे सवाल रहेगा कि किस तरीके से आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है कि सबसे पीछे जो कड़ी में व्यक्ति खड़ा है उसको सबसे आगे कैसे लाया जाए? क्या वाकई में वो पूरी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं और आगे क्या कुछ होगा? सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और एक गांव में कहावत है, जिसके ना गई बेवाई वो का जाने पीर पराई। भारत के प्रधानमंत्री गांव गरीब के घर दूर से नहीं देखा है, उनकी पीड़ा को पहचाना है और उस पीड़ा से वो गुजरे हैं। यही वजह है कि जिसके घर में सदियों से अंधेरा था उसके घर में चिराग जलाने का काम भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने कहा कि आखिरी पंक्ति की बात, हिंदुस्तान की जो आबादी 125 करोड़ है, 125 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को एक लंबे समय से उनको 5 किलो राशन दे करके, उनको तेल दे करके, उनको पेंशन दे करके, उनको दवा दे करके, उनके घर बनवा करके, उनके घर में नल लगवा करके, ये सुविधाओं का जो छोटे छोटे वर्ग छोटी छोटी सुविधाओं से वंचित रहते थे, भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूँ, लेकिन जो योगदान है, जो योजनाएं आई हैं, मुझे भी जब 97 में पहली बार विधायक होकर के आया तो 5 गांव मिले। तो जो 5 गांव मिलते थे तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ लोग बिजली लगवाते थे। लेकिन धन्य हो भारत के प्रधानमंत्री, आपने 5 गांव नहीं चुने, 125 करोड़ जनता को आपने घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। और जो टिप्पणी अभी बिहार में किया है उससे मुझे बड़ा दुख है कि इनका परिवार नहीं, मैं जानता हूं उनका भी परिवार है, मैं उत्तर प्रदेश में भी सरकारों में रहा, उनका भी परिवार मैंने देखा है। ये परिवार से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का परिवार हर गरीब, हर ईमानदार, हर मेहनतकश, हर राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग भारत के प्रधानमंत्री के परिवार के लोग हैं। आज हम सब परिवार के लोग बैठे हैं। और इससे भी बड़ी बात कहना चाहता हूं, जो पिछड़ों की लड़ाई चल रही है, यहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के बड़े नेता रहे, बहन जी दलितों की नेता रही, बिहार में माननीय लालू प्रसाद जी रहे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी रही, पूरे देश में लोहे कम ज्यादा करके रहे। लेकिन भारत के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के पिछड़ों का, गरीबों का दर्द सुना और 10 साल आरक्षण बढ़ा करके दलितों को देने का काम किया और पिछड़ी जातियों के आयोग को संवैधानिक दर्जा दे करके भारत के उन गरीब गुरबों का जो वर्षों से कचहरी में, कोर्ट में, पुलिस में परेशान होते थे, आज आयोग में आकर के उनको 1 महीने के अंदर न्याय मिलने का काम हो रहा है। इससे बड़ा और क्या होगा। और आज पिछड़े में, अभी आपने हिंदुस्तान में दिल्ली में सेमिनार हुआ था पिछड़े मंत्रियों का, मैं मंत्रियों को जब गिना तो 55% दिल्ली में मंत्री पिछड़ी जात के हैं और उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में 46% पिछड़ी जात के हैं, चाहे वो अंसारी जी हो, चाहे वो हीरा ठाकुर हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे कुम्हार हो, कश्यप हो, नाई, कुल मिलाकर के छोटे बड़े होकर के कम से कम सबको हिस्सेदारी दी गई है। यही वजह है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसको उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्षरता लागू किया है। और मैं समझता हूँ आज हिंदुस्तान दुनिया के अंदर एक विकसित देश को देखा जा रहा है। आज हम जिस मंच पे बैठे हैं, हमको कभी मंच पे नहीं बुलाया जाता क्योंकि मैं छोटी जात का था। आज ये भारत के प्रधानमंत्री की देन है कि हम जैसे लोगों को भी मंच पे बोलने का मौका मिल रहा है। ये भी एक बड़ी आज़ादी है, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यही कारण है और यही कॉन्फिडेंस है बीजेपी के मिशन और विजन के पीछे। जी निश्चित, हम 400 पार करेंगे। अभी तो हम 400 की बात करते हैं। जिस दिन हम तो चुनाव हमेशा लड़ते रहते हैं। हम तो कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ का कार्यकर्ता गवर्नर बनता है, हमारे यहाँ का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है। हमारे यहाँ टाई और पैंट वालों को काम न करो और पार्टी में कुछ पा जाओ, ये संभव नहीं। काम करो, आपके किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, आपको बुला करके दे दिया जाता है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के ही कानपुर के हमारे राष्ट्रपति जी जो बने, मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो विधानसभा का टिकट मांग रहा था। मैं उस समय बसपा में था और उनको विधानसभा का टिकट नहीं मिला, लेकिन धन्य हो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने उस हीरा को खोज करके देश का राष्ट्रपति बनाने का उस गरीब के बेटे का काम किया। यह है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, क्योंकि आपने बहुत सारी स्कीम्स का जिक्र किया जिसकी वजह से कल्याण लगातार जनता का किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और रिपोर्ट कार्ड बीजेपी हमेशा आगे रखती भी रहती है। मिस्टर भदौरिया, आपसे मेरा सवाल रहेगा, जब हम बात करते हैं यूथ की, उस बीच बीजेपी के द्वारा एक स्कीम लाई गई, अग्निवीर स्कीम। इसका जमकर जो विद्रोह था वो किया गया और अगेंस्ट विपक्ष रहा इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है और क्या विपक्ष को उसके सवाल का जवाब अब मिल गया है? मैं मंच पे बैठे हुए मंत्री जी इन सबको बताना चाहूँगा कि मैंने 26 साल देश की सेना में सेवा भी दी है। तो आई थिंक इससे मेरे से ज़्यादा बेटर आंसर यहाँ पे शायद ही कोई दे पाए, क्योंकि जब 26 साल देश की सेना में सेवा देने के बाद आज मैं यहाँ पे भारत 24 के मंच पे बैठा हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि अग्निवीर स्कीम कोई किसी एक व्यक्ति का लिया हुआ डिसीजन नहीं है। इसमें MOD के अंदर हमारे आर्मी के सारे जनरल्स और जो भी नीति निर्धारक लोग होते हैं, उन्होंने अपनी सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इसको लागू किया गया है। हर देश के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पे थल सेना की बात करते हैं तो ये लगभग 11,90,000, जब हम बात करते हैं एयरफोर्स की तो इट इज अबाउट 70,000, एंड जब हम नेवी की बात करते हैं 40,000। ये स्कीम क्यों लाई गई? हमको युवा शक्ति की जरूरत है और युवाओं को रोजगार की जरूरत है। जैसे कि मान के चलते हैं कि हर साल 20,000 आर्मर्ड फोर्सेस के लोग हैं वो रिटायर होते हैं, तो अब हम कितने लोगों को इंडक्ट कर रहे हैं? हम लोग 80,000 लोगों को इंडक्ट कर रहे हैं। आउट ऑफ 80,000 लोगों में से जो 25% लोग हैं वो रेगुलर जो हमारा कैडर है जो रिटायर हो रहा था, वहां पे वो लोग सीधे सीधे वहां पे उनको इंक्लूड कर लिया जाता है। यानी कि हमारी जो बेसिक जो स्ट्रेंथ है उसमें कहीं पे भी कमी नहीं आ रही है। अब जो बचे हुए हमारे पास जो भी 75% लोग रह गए हैं, उनको जो भी हमारे यहाँ पे अर्धसैनिक बल हैं उनका वहां पे रिजर्वेशन कर दिया गया है। और जब ये 4 साल की नौकरी करने के बाद जो बचे हुए लोग रह जाते हैं तो उनके पास एक इतना बड़ा अनुभव होता है, इतना बड़ा अनुशासन होता है कि वो बचे हुए किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि उनके पास 4 साल में लगभग 20 से 30 लाख रुपए वो अर्न कर चुके होते हैं। डिसिप्लिन होता है और कैसे काम करते हैं संगठन में, देश राष्ट्र हित की भावना कैसे जागृत की जाती है, ये आर्मी की ट्रेनिंग में अच्छी तरीके से उनको सिखा दिया जाता है। और आगे चल के यही युवा जरूरत पड़ने पर, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व फोर्सेस, अगर हमें देश की जरूरत हुई कभी भी, क्योंकि हमारे आसपास होस्टाइल कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है एक साइड में, और दोनों होस्टाइल कंट्री हैं, दोनों से हमारी लड़ाइयां हो चुकी हैं। पाकिस्तान से ऑलमोस्ट हम लोग 4 तो हमारे बिल्कुल युद्ध हुए हैं उनसे, और वो प्रॉक्सी वार लगातार चल रहा है, चाहे वो आतंकवाद के रूप में हो और चाहे वो किसी भी रूप में चल रहा हो। चाइना जब देखो तब हमारे जो भी फ्रंट है उनके बॉर्डर जहां पे भी हमारे उनसे लगे हुए हैं वहां पे अपनी हरकत वो करता रहता है। तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, ये हमारे बचे हुए जो लोग हैं, बचे हुए जो ट्रेंड सोल्जर हैं, जो जरूरत पड़ने पे देश के लिए काम आएंगे। तो अग्निवीर स्कीम पे जो विपक्षी दल है उनको केवल और केवल भड़काना है
और भड़काते हुए वो ये भूल जाते हैं कि देश का युवा आज की डेट में जागृत हो चुका है। देश का युवा मोदी जी पे या योगी जी पे या राष्ट्रहित पे वो उसको तरफ देखता है, वो ना कि किसी वोट बैंक की तरफ देख रहा है, ना कि वो जातिवाद की तरफ देख रहा है, ना कि वो धर्म की तरफ देख रहा है, और इसीलिए वो उनके बरगलाने में नहीं आता है। आप देख लीजिए उसके बाद कितने इलेक्शन हुए, हर बार इलेक्शनों के अंदर क्यों भाजपा सरकार बार बार आ रही है? क्योंकि राष्ट्र की जनता उनके साथ है, देश का युवा उनके साथ है। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ पे हमारे साथ मंत्री जी बैठे जिनका पॉलिटिकल अनुभव बहुत ज्यादा है। एक स्टेट हमारे यहाँ पे तमिलनाडु, आज की डेट में आप देख लीजिए तमिलनाडु में वहां पे एक आंधी सी आई हुई है। ये आंधी कैसे आई? ये मोदी जी का विजन था। वहां पे एक एक्स आईपीएस अफसर अन्नामलाई जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको वहां पे इंडक्ट किया गया और उन्होंने वहां पे अपनी पदयात्रा निकाली, लोगों से कनेक्ट किया। आज की डेट में जो लास्ट टाइम पे वहां पे रैली हुई थी, वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो गए। तो ये युवा को जब आप पावर देते हैं, युवाओं को जब आप एम्पावर करते हैं, तो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक संगठन के रूप में काम करने वाले लोगों, देश के युवाओं को अगर आप उनको उनका स्थान दिखाते हैं, तो जैसा कि तमिलनाडु में एक आंधी चली है, ऐसी ही आंधियां हर जगह पे आएंगी, चाहे वो सेना हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिया। इस बीच मिस्टर दिनेश, क्योंकि हमारे साथ में, माफ कीजिएगा, मिस्टर दानिश अंसारी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मिस्टर दानिश, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आपके कई सारे बयान हैं जो कि चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। इस बीच आपने हाल फिलहाल में एक बयान दिया, सपा कांग्रेस के वोट लेकर मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा गया। दानिश जी, आपके द्वारा ये कहा गया, क्या कुछ मायने इस बयान के कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट लेकर छुरा घोंपा उनकी? देखिए, निश्चित तौर पे एकदम सही बात है, और ये बात इसलिए सही है कि अगर आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज को गुमराह करके उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। हमेशा मुस्लिम समाज को गुमराह करके चुनाव में वो आते थे और मुस्लिम समाज को बहला के, फुसला के, डरा के और जो है उनको गुमराह करके वो उनका वोट तो ले लेते थे और वोट लेके जीत भी जाते थे और जीत के मुख्यमंत्री भी बने, कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर सबसे पहले किसी से उन्होंने मुंह फेरा तो मुस्लिम समाज के लोगों से फेरा। किसी के साथ धोखा किया तो मुस्लिम समाज के लोगों से किया। किसी के पीठ पे खंजर भोंका तो मुस्लिम समाज के लोगों के पीठ पे भोंका। वो क्यों? मैं इस बात के पीछे तथ्य क्या है? हम वोट किस लिए देते हैं? हम वोट इसलिए देते हैं कि भाई आप हमारा वोट लेके सत्ता में आओगे, पावर में आओगे और हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो दुख तकलीफ है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करोगे। आप देखो, आज़ादी के बाद आज भी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, खासतौर पे मुस्लिम समाज का नौजवान है, उसको अच्छी तालीम से क्यों नहीं जोड़ा कांग्रेस पार्टी ने? उसको अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से क्यों नहीं जोड़ा समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी पार्टी का शासनकाल कई बार रहा उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी का शासन काल कई बार रहा देश में। लेकिन जो मदरसा शिक्षा की बात होती है, जिस मदरसे पे कांग्रेस और सपा राजनीति तो बहुत करती है, लेकिन क्या उस मदरसे के डेवलपमेंट के लिए कोई ठोस काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया? क्या? कतई नहीं किया। क्या 2017 से पहले जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए कोई ठोस काम क्यों नहीं किया? मदरसा शिक्षा को बेहतर दिशा से जोड़ने का काम देश में पहली बार जब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने कहा मुस्लिम समाज के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। उस सोच को हमने धरातल पे हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उतारा और आज मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो हमारा मदरसा शिक्षा है, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बेहतर बनाने के लिए काम किया। आज मदरसा शिक्षा में दीन इस्लाम भी पढ़ाया जाता है और हमने मदरसा शिक्षा प्रणाली में आधुनिक शिक्षा, मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर को भी जोड़ा। ये काम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? यही वो धोखा है, यही वो जो ऐसी चीज है जो विकास से रोकने वाली चीज है, जो साजिशन मुस्लिम समाज के साथ की गई। मैं मुस्लिम समाज का एक नौजवान हूं, मुझे बहुत तकलीफ है। क्या मुस्लिम समाज के नौजवानों को अच्छे रोजगार का अधिकार नहीं था?
क्या मुस्लिम समाज के जो गरीब मुस्लिम समाज के लोग हैं जो मदरसे में पढ़ने जाते हैं उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनकी जरूरत नहीं थी? उसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? केवल मंच पे भाषण देने से मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। केवल मुस्लिम समाज के बीच में जाके उन्हें गुमराह करके मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। मुसलमानों का भला अगर वो करना चाहते तो मैदान में उतरते, मुसलमानों की शिक्षा को व्यवस्था को बेहतर बनाते, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट का काम करते, मुस्लिम बहनों को सशक्त करने का काम करते। ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया? और अगर हमारा वोट लेके उन्होंने ये काम नहीं किया तो इसका साफ मतलब है कि उन्होंने हमारे पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया, हमारे साथ, हमारे एतबार के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, हमारे साथ धोखा करने का काम किया। आज मोदी सरकार ने मदरसों को आधुनिक किया, योगी सरकार ने मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा। उत्तर प्रदेश में 16,513 हमारे मदरसे हैं, उसमें हमने एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया। ये पहले भी हो सकता था, ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये सवाल आज देश का आम मुसलमान कांग्रेस और सपा से पूछ रहा है। इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। वो जब हमारे पास आते हैं बेवजह के मुद्दों में हमें उलझाने की कोशिश करते हैं, बेवजह की बातों से हमें बरगलाने की कोशिश करते हैं। हमारा मूल मुद्दा शिक्षा, तालीम, रोजगार, सुरक्षा, ये चीज थी। इसके लिए किसने काम किया? इसके लिए मोदी और योगी सरकार ने काम किया। आज हमारे मुस्लिम बहनें, उनको समाज से मुख्य धारा से जोड़ा गया। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मिर्जापुर की एक हमारी बहन है सानिया मिर्जा। उनके पिताजी टीवी मैकेनिक थे, उनको पढ़ाने के लिए उनके पास बेहतर व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सकारात्मक नीतियों के बल पे उसने अच्छी तालीम हासिल की और आज वो पहली मुस्लिम देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनी। ये गौरव का विषय है हमारे मुस्लिम समाज के लोगों के लिए। मुझे आज मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों को आज अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मदरसा शिक्षा में पढ़ा हुआ बच्चा आज देश की सेना में भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था, आप जानकारी कर लीजिएगा। मदरसा बोर्ड की हमारे स्टूडेंट्स थे, उनके डिग्री को वैल्यू नहीं दी जाती थी, लेकिन आज हमारी जब सरकार आई, हमने उसका कोप्से में रजिस्ट्रेशन कराया और आज मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ के मेन स्ट्रीम की नौकरियों में अप्लाई कर सकता है। आज हमारे मदरसे में हमने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस बनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन पहले क्या होता था? सपा और कांग्रेस के समय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन वो आते थे, संगोष्ठी करके चले जाते थे। बातों से हमारा पेट नहीं भर सकता। मुसलमानों को डेवलपमेंट से जोड़ना ये उनका कर्तव्य था, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से फेल हुई। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन हमारी योगी सरकार ने उसको साइंस एग्जीबिशन के रूप में उसको मनाने का काम किया। आज 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के हर मदरसे में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है और मदरसे के बच्चे क्रिएटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक और उपलब्धि अपनी योगी सरकार की बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। पहली बार उत्तर प्रदेश के किसी बोर्ड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस एआई की बात हम करते हैं, उस एआई को पहली बार देश में किसी ने कहीं इंटरैक्ट किया तो हमारे यूपी बोर्ड के मदरसे ने, हमने उत्तर प्रदेश के मदरसों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना हमने शुरुआत कर दी है। वेबसाइट है, सबके पास मोबाइल है, आप देख सकते हैं www.upai.com। अगर आप सर्च करेंगे तो उत्तर प्रदेश का हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक फ्रेंडली तरीके से मदरसा शिक्षा के बच्चों को, मदरसा में तालीम लेने वाले बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया है। इसके अलावा हमारे मदरसे का जो करिकुलम था उसको हमने मदरसा ई लर्निंग ऐप, एक एप्लीकेशन डेवलप कराया। ये मैं केवल बातें नहीं कह रहा हूं, कोई भी आदमी इस हॉल में बैठा हुआ अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकता है मदरसा ई लर्निंग ऐप। उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, मदरसा के बच्चों के लिए है और पूरा आपका करिकुलम, पूरा कोर्स आपके मोबाइल पे उपलब्ध होगा। ये बातें क्यों नहीं पहले सोची गई? ये बातें पहले भी हो सकती थी, ये चीजें पहले भी हो सकती थी। आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आप तो मुसलमानों के हितैषी थे, आपने क्यों ऐसा किया? क्या आपने मुसलमानों के बच्चों के तालीम के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? ये मैं एक नौजवान होने के नाते, मंत्री होने के नाते नहीं, एक मुस्लिम समाज का नौजवान होने के नाते उनसे ये सवाल पूछता हूं। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं, हमारे पास जवाब है। हमारे साथ माननीय हमारे मंत्री जी बैठे हैं कौशल विकास के, कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने का काम इन्होंने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुहिम चलाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुहिम चलाई, माननीय मंत्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व में गांव-गांव के लड़कों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा और उसमें मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बड़ी हिस्सेदारी माइनॉरिटी यूथ की है।
हमारा अल्पसंख्यक समाज का नौजवान स्किल डेवलपमेंट से जुड़ के अच्छे रोजगार के अवसर उसको उपलब्ध हो रहे हैं, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये हमने वो सकारात्मक बदलाव अपने अल्पसंख्यक समाज में दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। हमें केवल नारों से मुसलमानों का भला नहीं होगा, अगर मुसलमानों का भला करना है तो धरती पे धरातल पे उतरना पड़ेगा और उनको डेवलपमेंट से जोड़ना पड़ेगा। जो को उनकी जरूरत थी, जो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उस जरूरत को मोदी और योगी गवर्नमेंट ने पूरा किया। और यही कारण है मिस्टर दानिश कि लगातार आप भी मदरसों के आधुनिकीकरण के ऊपर काम कर रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इस बीच हमारे बीच खास मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर अवनीश सिंह जी MLC। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से तालियों के साथ में सर का स्वागत करें। आगे अगले पैनल में आपके साथ भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उस बीच क्योंकि मिस्टर कपिल देव अग्रवाल जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। यूपी के मन की बात कार्यक्रम का ये दूसरा साल शुरू हुआ है और लगातार एक साल के अंदर कई जिले हमने कवर किए जहां पर हम पहुंचते हैं और जनता और जनप्रतिनिधि यानी कि आप लोग उनके बीच में संवाद करते हैं। इस बीच चुनाव क्योंकि निकट है, क्या वो मैसेज होगा, क्योंकि आप मुजफ्फरनगर से वो विधायक हैं, इकलौते विधायक जिसने बीजेपी का कमल खिलाया, तो आपका क्या मैसेज रहेगा चुनावों से पहले कि जनता एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताए? देखिए 2014 में जनता ने पूरे मन के साथ श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, यानी बीजेपी को अमेंडमेंट दिया और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। और तब से लेकर अभी तक हमारे प्रधानमंत्री को 10 वर्ष हुए हैं और मुख्यमंत्री को लगभग 8 वर्ष पूरे हुए। इस कार्यकाल के अंदर जनता के दिलों को जीतने का काम तो बहुत सारे हुए। असली बात है जनता के प्रति विश्वास, जनता का विश्वास जीतने का काम प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। पहले की सरकारों की चर्चा दानिश जी ने बहुत सारी की है। पहले की सरकार में सत्ता हथियाना, सत्ता का लाभ उठाना, सत्ता के खर्चे पर ऐशो आराम करना, सत्ता के खर्चे पर लड़कियां नचवाना, सत्ता के खर्चे पर मकान कब्जाना और इस प्रकार की गुंडागर्दी सा माहौल, यानी सत्ता में आना, मंत्री बनना, इसका मतलब गुंडे का संरक्षण। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आते के साथ ही VIP कल्चर खत्म किया, जबकि उनका एजेंडे में नहीं था। उन्होंने कहा कोई मंत्री हूटर लगा के नहीं चलेगा, कोई VIP नहीं होगा। कितना बड़ी बात थी, मंत्रियों की गाड़ी पे हूटर हटवाना, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात थी। नो VIP, सबको सामान्य रूप में रहना है और जनता के भी रहना। किसी मंत्री के आगमन पर कोई जाम नहीं लगेगा, कोई रास्ते नहीं रोके जाएंगे। ये संदेश प्रधानमंत्री देने का जनता को अच्छा लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर कैसा माहौल था, आप लगातार आप देखते होंगे, आप सब चैनल के लोग लगातार दौड़ते थे, कभी यहाँ घटना हुई, यहाँ लूट होगी, यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ अपराध हो गया। आज मुझको लगता है कि चैनल के उतना समाचार ही नहीं है, क्योंकि अपराध नियंत्रित हो गए। और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपराधों को उत्तर प्रदेश से समाप्त करने का काम किया, गुंडों का दमन करने का काम किया, या तो गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ गए या गुंडे युवराज के पास पहुंच गए। और बाकायदा विधानसभा में कह करके कि इनको हम मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में उनको मिलाने का काम किया, यानी गुंडे से किसी प्रकार का समझौता नहीं। इसका एक संदेश उत्तर प्रदेश के अंदर गया कि योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं तो जो कहते हैं उसको करते भी हैं और उसको करके धरातल पर उतारने का काम। उसके कारण से क्या हुआ, उसके कारण से उत्तर प्रदेश के प्रति और हिंदुस्तान के प्रति जनता में विश्वास कायम हुआ। इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, इन्वेस्टर समिट हुआ तो दूसरा इन्वेस्टर समिट जब अब हुआ है तो 35 लाख बल्कि 38 लाख करोड़ के MOU उत्तर प्रदेश के अंदर साइन हुए। और केवल देश नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े इंडस्ट्री लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जो बड़े उद्योगपति हैं, जिनके नाम से हिंदुस्तान और पूरी दुनिया चलती है, वे सब लोग उत्तर प्रदेश में आए, उन्होंने MOU साइन किया, अपनी इंडस्ट्रियां उनकी उत्तर प्रदेश के अंदर लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जनता में और इंडस्ट्री में भी विश्वास। माताएं, बहनें, बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी। जो लड़कियां घरों से नहीं निकलती थी वो लड़कियां पढ़ने के लिए निकली, पढ़ने के लिए सर्विस के क्षेत्र में गई। और इंडस्ट्री के माध्यम से उन सब युवाओं को, जिसकी रोजगार की सबसे बड़ी चर्चा होती है, उन युवाओं को रोजगार का संकल्प। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, नकल की चर्चा हुई, अभी पिछले एपिसोड में चल रही थी, नकल माफिया गर्दी भी खत्म की, नकल खत्म किया। तो नकल खत्म हुआ तो युवाओं में पढ़ने की प्रगति हुई, पढ़ने का संकल्प हुआ, पढ़ने का एक तरह की डिबेट उनके अंदर ये पैदा हुई कि हमको पढ़ना पड़ेगा तभी हम पास होंगे। और उसके कारण से जब सरकारी नौकरियां लगी, लगभग 7.5 लाख नौकरियां सरकारी, एक भी व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कह सकता कि उसे 5 रुपये भी सरकारी नौकरी के लिए खर्च किए हो या किसी का पैसा देकर के सरकारी नौकरी लगी हो। तो ये बात ठीक है,
कि मान लो मेरा भतीजा भी मुझसे कहेगा कि चाचा जी आप मंत्री हो, मेरी नौकरी लगवा दो, पर मेरे हाथ में किसी की नौकरी लगवाना नहीं है। अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी मैं किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता, उसको सिस्टम से ही आना पड़ेगा। तो ये जो विश्वास कायम करने का काम किया, पहले की सरकारों में एक ही जाति एक वर्ग के लोग उनकी नौकरियां लगा करती थी, उसको ही प्रशासन को बदला आते ही मुख्यमंत्री जी ने, और सबको ईमानदारी नौकरी लगी। ये बात ठीक है कि पॉलिटिकल लोगों को लगा कि हम नौकरियां नहीं दे सकते, पर धीरे धीरे सबको पता लग गया कि किसी की सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं है, और सरकारी नौकरियां लगी, ईमानदारी से लगी, उन लोगों को नौकरियां मिली। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिले, इसकी योजना हमारा डिपार्टमेंट लगातार कर रहा है। हम उन सब लोगों को आवश्यकता अनुरूप जैसी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जैसी डिमांड है, वैसे युवाओं को प्रशिक्षण दे करके उनको इंडस्ट्री से जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। तो ये विषय आपने पूछा है, इसके पीछे मेरा भाव ये है कि सरकार के प्रति विश्वास जनता में कायम हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री भारत सरकार देश चला रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश चला रहे हो, देश में और प्रदेश में जनता में विश्वास, जनता के दिलों को जीतना, जो सोचा वो कहा और जो कहा वो किया, और जो जो काम मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ने कहे उनको धरातल पर उतारे। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वो मेरा मुख्य एजेंडा बातचीत करने का है कि कश्मीर से आतंकवाद पोषित होता था पाकिस्तान से, और कश्मीर के बॉर्डर पे आए दिन घटनाएं होती थी, 10, 5, 20, 50 नौजवानों की हत्या होती थी। प्रधानमंत्री जी के रहते हुए भी एक घटना हुई जिसमें 39 नौजवानों की हत्या हुई धोखे के साथ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान में घर में घुस करके हमने आतंकवाद का सफाया करने का काम किया, पाकिस्तान से बदला लेने का काम किया, उन नौजवानों की लाश की राख भी ठंडी नहीं हुई, और हमने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया। तो ये जो विश्वास जनता में कायम हुआ, और उसके बाद से अभी तक मेरे पश्चिम उत्तर मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, बुलंदशहर, ये इस प्रकार पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, मैं सभी को नमन करता हूं। पर हमारे बहुत सारे बच्चे जो देश की सेना में भर्ती होते हैं, उनकी आए दिन लाशें आया करती थी, और हम केवल नारा लगा देते जब तक ये रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक तेरा नाम रहेगा। आज वे लाशें 100% तो नहीं, पर 95% तक वे लाशें आनी बंद हो गई। आतंकवाद पर नियंत्रित हुआ है। ये देश के नौजवानों का सम्मान बढ़ा है, एक विश्वास सरकार के प्रति कि सरकार ने आतंकवाद खत्म कर दिया। धारा 370 हटी तो कश्मीर के अंदर सैलानी जा रहे, वहां नंबर नहीं आता, होटलों की 2-2 साल तक की एडवांस बुकिंग वहां पर है। जब लोग नवयुगल वहां पर जाया करते थे, लोग डरते थे जाने से। आज आप जाइए, पता करिए, नेट पे जाइए, आपको होटल बुकिंग नहीं मिलेगी। कश्मीर में लोग घूम करके आ रहे हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई। यानी किसी भी विषय की मैं बात करूं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय हो, चाहे देश की सीमाएं हो, चाहे जीडीपी का विषय हो, चाहे गरीब का कल्याण, गरीबी कल्याण की बहुत सारी चर्चाएं हो सकी, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। पर मेरा कहना यह है कि जिस एजेंडे की आप बात कर रहे हो, जिस हमारे फॉर्मूले की आप बात करो, किस फॉर्मूले लेकर हम जनता का हमारा मेरे मन में तो केवल एक बात है कि जनता का विश्वास हमने जीतने का काम किया। हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे सांसद केवल लूटे हुआ करते सरकारों के अंदर। आज कोई भी मंत्री 10 वर्ष के अंदर एक ही पैसे आक्षेप को किसी मंत्री विधायक के ऊपर नहीं लगा सकता, ये बड़ी बात है। वरना मंत्री आपने जेल में जाते देखे, समाजवादी पार्टी की सरकार के मंत्री आज भी जेल के अंदर है। तो इन सब चीजों का एक तरीके विश्वास जो हमने जीतने का काम किया है, तो मुझको भरोसा इस बात का है कि लोगों पर ट्रेंड नहीं। आज विपक्ष बिल्कुल लगभग समाप्त हो चुका है, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, सिवाय तुष्टीकरण की बात करने के कोई एजेंडा विपक्ष के पास नहीं है। और 2024 जिसके चुनाव की तैयारी में हम सब लोग लगे हैं, 2024 में केवल और केवल लोग श्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर के उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने अभी टिकट घोषित होने के साथ ही अपना आगामी एजेंडा भी घोषित कर दिया कि आने वाले 100 दिनों में हमें क्या करना है, 2 साल के अंदर क्या करना है, और 5 वर्ष के अंदर हमको क्या करना है। यानी पूरा वो कॉन्फिडेंट भी है, जनता भी कॉन्फिडेंट है कि 2024 में श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये जनता की तरफ से एक तरह विश्वास भी कायम हुआ है, जनता काम पर लगी भी है। और हम सब लोग, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं। हम उन सभी 80 लोकसभा सीटों में काम कर रहे हैं। डोर टू डोर हमारी कन्वेंसिंग, डोर टू डोर हमारी वर्किंग। और हम केवल कुकुरमुत्तों की तरह केवल चुनाव में काम नहीं करते, हम 24 घंटे 12 महीने हम काम करते हैं, 365 दिन हम काम करते हैं। हम जनता के बीच में लगातार रहते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति जुड़ करके लगातार उनके मन को जीतना, उनकी अपेक्षा के अनुरूप उनका काम करना, उनकी भावनाओं को समझना और उनकी आंसू पूछना, ऐसा हम काम कर रहे हैं। हमको पूरा भरोसा है कि जनता हमको तीसरी बार भी आशीर्वाद देगी।
बिल्कुल, और आपका मैसेज क्लियर जनता के बीच में जरूर गया है हमारे मंच के माध्यम से इस बीच, क्योंकि हमारे साथ में अब पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत मैं कहूंगी, सब लोग करिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इस बीच इस पैनल को यहीं समाप्त करते हैं, चर्चाओं का दौर जारी रहेगा आगे, अगले पैनल की ओर हम बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले आप मंच से नीचे जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर शिशिर अवस्थी से वो मंच पर आए और हमारे इन गेस्ट को सम्मानित जरूर करें। और इसी के साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर सुमित अवस्थी से कि वो भी मंच पर आए और मिस्टर दाऊद से भी कि वो भी मंच पर आए। भारत 24 के इस मंच के जरिए यही हमारा प्रयास है कि हम लगातार जनता की बात करें और जनता के हितों की बात करें और जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनता के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, वो जो कम्युनिकेशन गैप है उसको फुलफिल करें और जनप्रतिनिधियों की बात को और उनके कार्य को जनता तक जरूर लेके जाएं और जनता की बात को उन जनप्रतिनिधियों तक जरूर पहुंचाएं। और इसी कार्य को करते हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। यूपी की मन की बात लगातार भारत 24 के द्वारा की जा रही है। इस बीच तमाम हमारे गेस्ट जो आज हमारे बीच में मौजूद रहे इस पैनल में हमारे साथ थे, आपका